डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी और उसके टेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए आप, ये पूरी हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल है। हर्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। इसे कंप्लीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है और ये कॉइल्ड होती है। क्लियर? ये ब्रैंकियल अपर्चर से स्टार्ट होकर के एनस पर खत्म होती हैं और इसमें बहुत अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है माउथ। माउथ को हम ब्रैंकियल अपर्चर भी कहते हैं और ये जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है, ये जो पार्ट है पूरा, ये माउथ है। फिर ये फेरिंग्स आएगी यहाँ पर, फिर इसमें ये माउथ है, ये बकल कैविटी है, फिर फेरिंग्स वाला रीजन आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है। तो ये पूरी एक इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल साइफन और ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एट्रियल साइफन। तो ये जो ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ये इस ब्रैंकियल साइफन के टिप पर प्रेजेंट होता है और बॉडी का एंटीरियर पार्ट बनाता है और टेस्ट के थ्रू बने एक 4 लिप्स होते हैं, उनके थ्रू ये गिरा हुआ रहता है। कौन? माउथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं बकल कैविटी की। बकल कैविटी ये क्या है? ब्रैंकियल साइफन है। तो ब्रैंकियल साइफन में बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये एक छोटी नेरो लैटरली कंप्रेस्ड कैविटी होती है और एपिडर्मिस के थ्रू ये लाइंड रहती है। और ब्रैंकियल साइफन के चारों तरफ एक मस्कुलर ग्रुप, जिसे हम ब्रैंकियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ये देखिए स्फिंक्टर है, तो यहाँ ब्रैंकियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो ब्रैंकियल अपर्चर के साइज को कंट्रोल करता है। और ब्रैंकियल साइफन के बेस पर टेंटिकल्स का एक ग्रुप पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल टेंटिकल्स बोलते हैं। ये टेंट्रिकल नर्व्स और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई होते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये ब्रैंकियल टेंटिकल्स हैं और इनका नंबर लगभग 64 होता है। क्लियर? जो अलग अलग साइज में होते हैं और इसमें 8 टेंटिकल्स तो बड़े होते हैं, 8 मीडियम साइज के होते हैं, 16 छोटे होते हैं और 32 बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ इस टाइप के जो ये सारे टेंटिकल्स होते हैं वो एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक छन्नी की तरह काम करते हैं और माउथ से जो फूड आता है तो उसमें जो बहुत छोटी छोटी साइज के कण होते हैं वही यहाँ से गुजर सकते हैं। क्लियर? और नर्व फाइबर से जुड़े होने के कारण जो टेंटिकल्स हैं वो समुद्र के पानी की उसका टेस्ट करते हैं, उसकी नेचर का। अब ब्रैंकियल टेंटिकल्स की हम बात करें तो ये एक ब्रैंकियल टेंटिकल है जो कैसा है? हंसिया आकृति का होता है और अपने चौड़े बेस के थ्रू ये ब्रैंकियल एपिथेलियम से, ये देखिए आप, ये इसका बेस है जो कि ब्रॉड होता है और ये ब्रैंकियल एपिथेलियम से जुड़ा रहता है। और इन टेंटिकल्स का ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें बहुत सारे इसमें पेयर्ड लेटरल ब्रांचेस युक्त होता है इसमें। और ये लेटरल ब्रांचेस जो होती है इनको हम टेंटिकुलेट्स कहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? टेंटिकुलेट्स कहलाते हैं। और ये ब्रांचेस सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस बनाती है। ये देखिए आप, ये टर्शरी ब्रांचेस हैं और ये सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। तो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है और टेंटिकल्स का निचला वाला जो सीरा होता है वो नॉज्ड होता है। ये देखिए, ये निचला वाला सीरा कैसा है? नॉज्ड होता है और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से कवर्ड रहता है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से कवर्ड रहता है और टेंटिकल्स के फ्री एंड बकल कैविटी के सेंट्रल पार्ट में मिल करके एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम यहाँ देख ही रहे हैं। वो क्या करता है? जो फेरिंग्स में बड़े साइज के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी एंट्री को रोकता है। तो एक छन्नी की तरह ये काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स का। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा? ये बकल कैविटी देखी, ये माउथ देखा, फिर यहाँ बकल कैविटी, उसके बाद में रीजन जो आता है वो आता है फेरिंग्स का। तो एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी या ब्रैंकियल साइफन का जो निचला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है? अब ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेरीफेरेंजियल रीजन और दूसरा होता है ब्रैंकियल सेक। अब आप यहाँ देखिए, ये जो फेरिंग्स है इसको हम पेरीफेरेंजियल रीजन जो बोल रहे हैं इसको हम प्री ब्रैंकियल जोन भी कह सकते हैं और दूसरा ब्रैंकियल सेक और फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है? तो ये देखिए आप, ये दिख रहा है प्री ब्रैंकियल जोन।
इन टेंटिकल्स के नीचे जो पार्ट दिखता है ये पार्ट क्या कहलाता है, प्री ब्रैंकियल जोन। और दूसरा कौन सा होता है, ये ब्रैंकियल सैक कहलाता है, जो कि मेन फेरिंग्स होती है। तो जो पेरिफेरेंजियल रीजन है या फिर जिसे हम प्री ब्रैंकियल जोन कह रहे हैं, यह फेरिंग्स का छोटा आगे वाला पार्ट होता है। और इसकी जो वॉल होती है, प्री ब्रैंकियल जोन की जो वॉल है, उस वॉल में सीलिया नहीं होते हैं, इसमें गिल स्लिट्स भी नहीं होती है। जबकि ये वाला रीजन जो है ब्रैंकियल सैक का, इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। मतलब फेरिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो हो गया प्री ब्रैंकियल जोन और दूसरा हो गया ब्रैंकियल सैक। तो प्री ब्रैंकियल जोन जो है उसके अंदर एक तो सीलिया एब्सेंट है और दूसरा इसके अंदर स्टिग्मेटा एब्सेंट है, मतलब गिल स्लिट्स एब्सेंट है इनके अंदर। ठीक है, अब इस भाग में दो सर्कुलर सीलिएटेड उभार होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो बैंड दिखाई दे रहे, दो लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम बोलते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड। इन दो लाइन को हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरेंजियल बैंड कहते हैं। इसमें एंटीरियर जो बैंड होता है, दो लाइन में से जो आगे वाली लाइन होती है, जो एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड होता है, वो कंप्लीट रिंग बनाता है, जबकि जो पीछे वाला पेरीफेरेंजियल बैंड होता है वो इनकम्प्लीट होता है। और ये देखिए आप, ये जो पेरिफेरेंजियल बैंड है, ये इधर की साइड तो डॉर्सल लेमिना से जुड़े हुए रहेंगे। देखिए पोजीशन ऑफ डॉर्सल लेमिना, यहाँ तो डॉर्सल लेमिना से जुड़े हुए रहते हैं, और इधर ये कहाँ से जुड़े रहेंगे, एंडोस्टाइल से जुड़े रहते हैं। ये एंडोस्टाइल है, तो इनका ये वाला पार्ट तो एंडोस्टाइल से जुड़ा रहता है और ये वाला पार्ट डॉर्सल लेमिना से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इन दोनों सिलेटेड बैंड्स के बीच में, मतलब ये जो बैंड होते हैं, इन दोनों के बैंड के बीच में जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये प्री ब्रैंकियल जोन है, ये ब्रैंकियल अपर्चर है, और ये है पेरीफेरेंजियल ग्रूव। दिख रही है आपको बीच में, ये जो दो बैंड है, इन दोनों बैंड के बीच की जो ग्रूव होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। और पेरीफेरेंजियल ग्रूव के मिड डॉर्सल पार्ट पर डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ये पेरीफेरेंजियल ग्रूव है और इसके मिड डॉर्सल पार्ट पर क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं इस ब्रैंकियल सैक की। ब्रैंकियल सैक फेरिंग्स का बड़ा और पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट बनाता है, और ये एट्रियल कैविटी के जो ज्यादातर पार्ट होता है उसको घेरे हुए रहता है। ब्रैंकियल सैक की जो लेटरल वॉल होती है, ये पतली और परफोरेटेड होती है, और इसमें यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे आपको गिल स्लिट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स या स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। अब स्टिग्मा के थ्रू ही फेरिंग्स की कैविटी एट्रियल कैविटी में खुलती है। अब यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में, ये जो आपको दिख रहा है ये फेरिंग्स है। अब ये जो कैविटी दिखती है, ये वाली कैविटी क्या कहलाती है, एट्रियल कैविटी। तो इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन रहता है, किसका, ये वाली कैविटी का और इस कैविटी का। मतलब जो एट्रियल कैविटी है, एट्रियल कैविटी और जो ब्रैंकियल वाला पार्ट है, तो हम क्या बात कर रहे थे, पहले हमने क्या पढ़ा था कि ब्रैंकियल सैक की जो दीवारें होती है परफोरेटेड रहती है, उसमें गिल स्लिट्स या स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टिग्मेटा के थ्रू ही फेरिंग्स की कैविटी, ये फेरिंग्स की कैविटी है और ये एट्रियल कैविटी है। फेरिंग्स की कैविटी और एट्रियल कैविटी दोनों किसके थ्रू जुड़े रहते हैं, स्टिग्मेटा के थ्रू, दोनों का कनेक्शन रहता है। अब ब्रैंकियल सैक में हर तरफ लगभग, ये देखिए ये ब्रैंकियल सैक है, इसमें दोनों और मतलब लगभग 2 लाख तक स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टिग्मेटा ये क्या होते हैं कि ये एपिथेलियल लेयर जो होती है उसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो लेटरल सीलिया कहलाते हैं। मतलब स्टिग्मेटा की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सीलिया क्या कहलाते हैं, लेटरल सीलिया कहलाते हैं। अब इन्हीं लेटरल सीलिया के मूवमेंट से फेरिंग्स से वाटर करंट जो है वो एट्रियल कैविटी में पहुंचता है। ये देखिए आप, ये फेरिंग्स है और ये एट्रियल कैविटी है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इन स्टिग्मेटा की जो एपिथेलियम लेयर है उसमें क्या प्रेजेंट है, लेटरल सीलिया प्रेजेंट है, और इन्हीं लेटरल सीलिया के मूवमेंट से वाटर करंट फेरिंग्स से कहाँ पहुंचता है, एट्रियल कैविटी में पहुंचता है। ठीक है, फेरिंग्स की दीवार में, अब ये डायग्राम देखिए आप, जो फेरिंग्स की वॉल होती है उसमें थोड़े थोड़े गैप पर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार का एक जाल पाया जाता है। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है
ये लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स प्रेजेंट है और ये हैं इंटरस्टिग्मा वेसल्स हैं। ये क्या है? स्टिग्मेटा है और ये इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स है और ये इंट्रास्टिग्मेटिक स्टिग्मा वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो फेरिंक्स की वॉल होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार का एक जाल पाया जाता है। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये ट्रांसवर्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बार का एक जाल होता है जो स्क्वायर शेप के स्टिग्मेटा रेक्टेंगुलर स्टिग्मेटिक एरिया जो है उसको घेरे हुए रहता है ये बार। ठीक है, ये जो स्टिग्मेटिक एरिया है इनको कौन घेरे रहता है? ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेसल्स घेरे रहती है। अब फेरिंक्स की वॉल बहुत ज्यादा वेस्कुलर होती है और उनके बार्स में क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो फेरिंक्स वाला रीजन है, एक तो हमने पढ़ा कि इसमें स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मेटा के अलावा इसमें ट्रेबिक्यूली भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो ब्रैंकियल सैक है इसकी इनर वॉल पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं इसकी इनर वॉल पर। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं हम डॉर्सल लेमिना की। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं डॉर्सल लेमिना। ये ब्रैंकियल सैक की जो रूफ है वो एक पतली पट्टी के रूप में डॉर्सल लेमिना की बनी होती है। ये देखिए आप, ये डॉर्सल लेमिना है और जो पोस्ट पेरिफेरंजियल बैंड से ईसोफेगस तक ये फैली रहती है। अब आप यहाँ देखिए कि ये तो हो गई ईसोफेगस ओपनिंग हो गई। अब ये क्या है? ये बैंड्स है, पेरिफेरेंजियल बैंड्स। तो यहां से लगा करके ये ईसोफेगस की ओपनिंग तक ये फैली हुई है। कौन? डॉर्सल लेमिना। डॉर्सल लेमिना की वेंट्रल सरफेस से ब्रैंकियल सैक की कैविटी में 20 से 30 टंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डॉर्सल लैंग्यूएट्स। ये देखिए आप इस डायग्राम में, ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं लैंग्यूएट्स, डॉर्सल लैंग्यूएट्स कहते हैं। ये कहां पर होते हैं? डॉर्सल लेमिना की वेंट्रल सरफेस से ब्रैंकियल सैक की कैविटी में। अब आप यहाँ देखिए, ये तो है डॉर्सल लेमिना की पोजीशन, यहाँ डॉर्सल लेमिना प्रेजेंट है। तो ये डॉर्सल लेमिना की जो वेंट्रल सरफेस होगी, इस वेंट्रल सरफेस से जो ब्रैंकियल सैक है, इस ब्रैंकियल सैक में 20 से 30 डॉर्सल लैंग्यूएट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? डॉर्सल लैंग्यूएट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से लटके हुए रहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोस्टाइल के बारे में। ये स्ट्रक्चर है एंडोस्टाइल का। ब्रैंकियल सैक के फ्लोर पर एक लंबी मिड वेंट्रल खांच होती है। अब इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं पहले। ये देखिए अब, ये जो पार्ट है यहाँ एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। तो ये ब्रैंकियल सैक है, तो ब्रैंकियल सैक के फ्लोर पर प्रेजेंट है ये, और मिड वेंट्रल खांच होती है जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं। एंटीरियर साइड में, अब आप यहाँ देखिए, ये इसकी आगे की साइड है, तो आगे की साइड में ये पेरिफेरेंजियल ग्रूव से और पीछे की साइड में ये ईसोफेगस के पार्ट तक फैली रहती है। ये देखिए यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ ईसोफेगस है। तो आगे वाले भाग में ये पेरिफेरेंजियल ग्रूव से लगा करके पोस्टीरियर साइड में ईसोफेगल एंड तक प्रेजेंट होती है। एंडोस्टाइल में 5 लॉन्गिट्यूडनल सीलिएटेड रोज प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रीट करने वाली ग्लैंडुलर सेल्स से अल्टरनेट होती है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है यूरोकॉर्डेट्स में, वो वर्टिब्रेट में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्लैंड होती है वो उसके होमोलोगस होती है। मतलब जो वर्टिब्रेट में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है, वहां पर यूरोकॉर्डेट में उसका फंक्शन कौन करती है? एंडोस्टाइल करती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले माउथ या बकल कैविटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ये माउथ था, फिर हमने बकल कैविटी के बारे में डिस्कस किया, फिर फेरिंग्स, फिर हमने यहाँ पर टेंटिकल्स, ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बारे में डिस्कस किया। फिर फेरिंग्स में हमने 2 रीजन पढ़े थे, एक तो हमने प्री ब्रैंकियल जोन पढ़ा, एक ब्रैंकियल सैक पढ़ा जिसमें स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद का जो पार्ट आता है वो आता है ईसोफेगस। तो ब्रैंकियल सैक का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये छोटा और सर्क्यूलर होता है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं।
इसमें 2 लिप्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जो ईसोफेजियल ओपनिंग को घेरे हुए रहते हैं। अब आप यहाँ देखिए ईसोफेजियल एरिया है और ये ईसोफेजियल ओपनिंग है, यहाँ पर 2 लिप्स होते हैं जो इसको घेरे हुए रहते हैं। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स, फोल्ड्स और स्टिग्मेटा ये सब एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो ये ईसोफेजियल एरिया हुआ, और ईसोफेजियल एरिया में क्या प्रेजेंट है? ईसोफेगस प्रेजेंट होती है। ये ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट है? फेरिंग्स के जस्ट बाद में जो रीजन प्रेजेंट होता है इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। इसमें सीलिएटेड खांच होती है और यहाँ फेरिंग्स से होता हुआ फूड ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। अब बात करते हैं स्टमक की। ईसोफेगस से थोड़ा चौड़ा पार्ट क्या होता है? स्टमक का होता है। स्टमक की वॉल अंदर से बहुत स्मूथ होती है और इसमें अनेक पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। किसमें? स्टमक में। तो स्टमक में पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और स्टमक के एक ओर लीवर का राइट लॉब होती है। यहाँ देखिए एक ओर तो राइट लॉब होती है और एक तरफ यहाँ पर लेफ्ट लॉब लीवर की प्रेजेंट होती है। और स्टमक ओपन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये इंटेस्टाइनल लूप है। स्टमक की ओपनिंग इंटेस्टाइन में होती है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन एक यू शेप की ट्यूब में खुलती है और इसमें एक प्रॉक्सिमल या जिसे हम बोलते हैं वेंट्रल डिसेंडिंग लिप, तो ये वाली जो आप पार्ट आपको दिख रही है इसमें एक तो हो गई ये जो पास वाला पार्ट है, इसे तो हम क्या बोलेंगे? ये जो पार्ट है ये तो क्या कहलाता है? डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाली लिम्ब क्या कहलाएगी? असेंडिंग लिम्ब कहलाती है। ये दोनों आर्म एंटीरियर दिशा में एक दूसरे से जुड़ जाती है बाद में। इस प्रकार इंटेस्टाइन का एक यहाँ पर लूप बन जाता है और इस लूप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट गोनाड प्रेजेंट होता है। अब इंटेस्टाइन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो एक छोटे से स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टम कहते हैं। और इसके अंदर की वॉल पर सीलिएटेड एपिथेलियम का एक स्तर होता है और ये एनस के द्वारा क्लोएका या एट्रियम पार्ट में खुलता है। ये देखिए ये एनस है, एनस के थ्रू ये फिर कहाँ ओपन होगा? ये जो पार्ट है ये क्लोएका कहलाता है। ये क्लोएका में ओपन होता है या एट्रियम पार्ट में खुलता है और ये जो एनस है ये 4 लिप्स के थ्रू घिरा हुआ रहता है और ये क्लोएका की ओपनिंग फिर एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ होती है। तो ये तो हमने इसकी पूरी इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। हर्डमानिया में डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक पार्ट आता है लीवर। तो हर्डमानिया का जो लीवर होता है एक बड़ा डार्क ब्राउन कलर का बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ हमने अभी देखा ही था, ये देखिए ये लीवर है, ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। एक लॉब ये है और दूसरी लॉब इसकी ये प्रेजेंट है। इसमें एक बड़ा लेफ्ट लॉब होती है और दूसरी जो है वो छोटी वाली राइट लॉब होती है। ठीक है, तो ये तो राइट लॉब है और लेफ्ट लॉब इसमें बड़ी होती है। लीवर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का बना होता है जो कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती है। इसमें ब्लड साइनसेस भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो लीवर के अंदर बहुत सारी जो ट्यूब्यूल्स होती है वो सारी मिलकर के जो हिपेटिक डक्ट होती है 10 से 12 वो बनाती है और फिर वो स्टमक में खुल जाती है। अब लीवर के सिक्रीशन में क्या क्या होता है? कैमाइलेज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम होता है। फिर दूसरा आता है पाइलोरिक ग्लैंड। सेकंड हम क्या बात कर रहे हैं? पाइलोरिक ग्लैंड की बात करते हैं। ये है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में ब्रांच्ड जो नलिकाएं होती हैं उनका एक जाल बनाती हैं। क्लियर? हर्डमानिया में पाइलोरिक ग्लैंड वर्टिब्रेट के पैंक्रियास और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करती है। तो पाइलोरिक ग्लैंड का मेन फंक्शन हर्डमानिया में क्या होता है? एक्सक्रीशन का काम होता है। अब हम बात करते हैं फूड फीडिंग और डाइजेशन की। फूड, हर्डमानिया क्या होते हैं? सेडेंटरी होते हैं। तो सेडेंटरी होने के कारण हर्डमानिया सीलियरी मैकेनिज्म के थ्रू फूड को लेता है और हर्डमानिया का फूड माइक्रोस्कोपिक और प्लैंक्टोनिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एल्गी, डायटम्स और सीलिएट्स जंतु होते हैं। फीडिंग और फूड कलेक्शन। अब हर्डमानिया में स्टिग्मेटा के किनारे पर जो सीलिया होते हैं उनके मूवमेंट से वाटर का एक करंट होता है जो माउथ में एंटर करता है। अब आप यहाँ देखिए इस डायग्राम पे आ जाइए। हम क्या बात कर रहे हैं कि हर्डमानिया के स्टिग्मेटा के जो किनारे होते हैं उन पर क्या होता है? सीलिया के मूवमेंट होने से
वाटर का एक करंट बनता है जो माउथ में एंटर करता है, और इसी के साथ में कुछ छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स भी बॉडी में आ जाते हैं। अब माउथ से ये बकल कैविटी में आते हैं, बकल कैविटी से ये फेरिंग्स में पहुंचते हैं। यहाँ फिर ये फेरिंग्स में आने के बाद में फिर स्टिग्मेटा से होते हुए ये एट्रियल कैविटी में पहुंच जाते हैं, और फिर ये एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेंकियल टेंटिकल्स केवल कुछ छोटे छोटे पार्टिकल को ही ब्रेंकियल सैक में जाने देते हैं, ठीक है, जो अंदर जाकर नीचे बैठ जाते हैं। अब ये जो एंडोस्टाइल है, इस एंडोस्टाइल की ग्लैड्यूलर सेल्स के थ्रू बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है एंडोस्टाइल के द्वारा, और फेरिंग्स की जो लाइनिंग होती है, अब हमने क्या बोला, यहाँ से फूड पार्टिकल आएंगे और उसके बेस पे जाके बैठ जाएंगे। तो फेरिंग्स के स्तर पर जो फूड पार्टिकल्स पड़े होते हैं वो एंडोस्टाइल से जो म्यूकस सिक्रीट होता है उससे चिपक जाते हैं, और एंडोस्टाइल के जो सीलिया हैं, हमने यहाँ देखा था इस डायग्राम में, ये एंडोस्टाइल के सीलिया होते हैं। अब ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट कहां पर है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इस एंडोस्टाइल के सीलिया की बीटिंग के थ्रू धीरे धीरे फेरिंग्स की वॉल के सहारे ऊपर उठकर ये कहाँ चिपक जाते हैं, फूड पार्टिकल इस डॉर्सल लैमिना में चिपक जाते हैं। क्लियर। इस प्रकार ऊपर चढ़ता हुआ फूड एक सिलिंड्रिकल मास में चेंज हो जाता है, और लैंग्यूएट्स के थ्रू बनी हुई नलिका के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो इसको स्ट्रिंग या रोड का रूप दे देते हैं, और बाद में ये कहाँ एंटर कर जाता है, ईसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। तो फूड पार्टिकल के साथ में आया हुआ वाटर इन स्टिग्मा से होता हुआ फिर कहाँ पहुंच जाता है, इधर एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है, इधर एट्रियम में पहुंच जाता है, ये एट्रियल अपर्चर है यहाँ पर। अब यहाँ से ये एट्रियल साइफन से होता हुआ बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है, और वाटर के साथ में कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस भी आ जाते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं, या बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस माउथ से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं डाइजेशन की। ईसोफेगस से फूड कहाँ एंटर करता है, स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में फूड का डाइजेशन लीवर के थ्रू जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, इसके थ्रू इसका डाइजेशन होता है, और इस सिक्रीशन में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, और प्रोटीएस प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है, और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। फिर हमने यहाँ पढ़ा था कि स्टमक में पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो पाइलोरिक ग्लैंड से जो भी सब्सटेंस सिक्रीट होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और वो पेंक्रियाज की तरह काम करता है। अब यहाँ फूड जब इतने सारे एंजाइम्स यहाँ सिक्रीट होते हैं तो फूड का डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन की सरफेस में होता है। अब डाइजेस्टेड फूड रेक्टम में आ जाता है, जो यहाँ पर एनस से फिर कहाँ पहुंच जाता है, क्लोएका में पहुंच जाएगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, सॉरी हम यहाँ बात कर रहे थे, ये जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में चला जाता है, और फिर वहां से वो एनस में जाता है, और एनस से होते हुए फूड ये एट्रियल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।